नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, विपक्ष की छटपटाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2024 में भी नरेंद्र मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, तो अब भारत के प्रथम ऐसे चुने हुए प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। लोग यह कह सकते हैं कि नेहरू जी ने भी तो लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा था, लेकिन जो नेहरू जी का जो प्रथम कार्यकाल था वो चुनी हुई सरकार वो नहीं थी, चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को उस समय देश पे थोपा था। आप सभी को पता होगा कि देश में जो आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। उससे पहले नेहरू जी किस प्रकार चुने गए थे, किस प्रकार प्रधानमंत्री बने थे, वो सभी को ज्ञात है। और यदि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इनकी सरकार बनती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आज तक नहीं हुई और जिसकी किसी ने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। आप याद कीजिए, पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनका प्रमुख जो फोकस था वो शौचालय बनवाने पे था, सभी के बैंक खाते खुलवाने में था, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए उनका विशेष फोकस रहा, सड़कें बनवाने, यही सब पे विशेष फोकस था। लेकिन जब उनका दूसरा कार्यकाल आता है तो धारा 370 हटाई जाती है, राम मंदिर पे निर्णय आता है, ज्ञानवापी और मथुरा पे काम चालू हो जाता है, CAA NRC आती है, वो लागू भले नहीं हो पाई लेकिन वो आती है, उस पे काम जो है चालू हो गया। और अभी जो तीसरा कार्यकाल इनका आना है उससे पहले ही जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी करप्ट और भ्रष्टाचारी नेता हैं जो आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार पे, उन पे जो कार्रवाई हो रही है, और यदि तीसरी बार आते हैं तो ये जितने भी नेता हैं ये थोक के भाव में जेलों में पाए जाएंगे। और भी कई सारे कार्य होंगे, जैसे कि ये जो लोग प्रयास कर रहे थे भारत को तोड़ने का, जैसे PFI का जो एक विज़न डॉक्यूमेंट भी आया था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, उस पर काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। चाहे वह पश्चिम बंगाल में हो, कश्मीर में तो लगभग हो ही गया था, केरल में भी लगभग एक छोटा सा राज्य है, लगभग 27,000 वहाँ पे मदरसे हैं। तो समझ सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है और किस प्रकार से देश को तोड़ने का काम अंदर ही अंदर चल रहा था, उसे उधर पूर्वोत्तर तोड़ने का काम चल रहा था। लेकिन अभी ये जो सरकार है, लगातार जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन पहुँचाई जा रही है, एयरपोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, तो उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। नहीं तो ये पूरी तैयारी जो है कांग्रेस इकोसिस्टम की थी कि देश को तोड़ दिया जाएगा। तो जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस पे बहुत बड़ा काम होगा। और हम ये नहीं कहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान वो कर देंगे, लेकिन फिर भी अगले 50 वर्षों तक, 100 वर्षों तक ऐसा करके जाएंगे कि अभी जो 2047 में ही इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे थे और उसमें काफ़ी तेज़ी से ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी गति धीमी हो जाएगी। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आएंगे या फिर हेमंत बिश्व शर्मा, इस तरह के लोग आएंगे, तो भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल ही हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अब आते हैं विपक्ष के पास। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे पे विपक्ष लड़ाई लड़े, किस मुद्दे पे मोदी को हटाने की बात कहे, क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उस समय जो विपक्ष था, BJP थी और अन्य पार्टियां थी, तो उनके पास 2 बड़े मुद्दे थे। पहला बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेके, 2G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तमाम घोटाले थे। अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, तो पूरा जो एक तरह से भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ डूबी थी। इस मुद्दे को जब पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उठाया तो जनता ने उसको आत्मसात किया, जनता ने उसको स्वीकार किया, जनता ने इस बात को माना कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पे है, जनता उससे पीड़ित थी, जनता उससे जो है स्वतंत्रता चाहती थी। दूसरा बड़ा मुद्दा था कठपुतली सरकार का, कि मनमोहन सिंह पे आरोप लगता था कि ये कठपुतली हैं, सोनिया गांधी इनको रिमोट कंट्रोल से चलाती हैं, इसको भी जनता ने स्वीकार किया और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी को लगभग जो है 10 वर्ष हो जाएंगे 24 में जब चुनाव होगा। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे वो मोदी सरकार को घेर सके। एक मुद्दा लगातार ये लोग भ्रष्टाचार का ही उठाने का प्रयास करते हैं, जैसे राफेल में राहुल ने उठाया कि राफेल में मोदी ने दलाली खाई, लेकिन राहुल गांधी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग ली। फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस तरह के कैंपेन चलाते रहे कि चौकीदार चोर है, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुद्दे तो इन लोगों ने उठाए, लेकिन जनता ने ये नहीं माना कि चौकीदार चोर है, जनता इस बात को नहीं मानती है।
तो इसमें सच्चाई बहुत कम है। तो अब जो है, अब ये लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, अब अडानी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी और अडानी के बीच में कुछ संबंध है, अडानी को मोदी जी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी जो है गरीबों का पैसा खा रहे हैं, मोदी केवल 2 बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए मोदी जी काम नहीं करते हैं। तो ये भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, इस पे भी जनता मानने को तैयार नहीं है कि मोदी केवल उनको ही फ़ायदा कर रहे हैं। और यदि मानती भी है जनता, तो जनता ये नहीं मानने को तैयार है कि इससे देश का कोई नुकसान है। क्योंकि जब ये राहुल गांधी इस तरह की बातें उठाते हैं तो इस पे विश्वसनीयता इसलिए भी कम हो जाती है कि एक तरफ तो ये अडानी को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी सरकार जो कि राजस्थान में है अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रोजेक्ट दे रही हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार प्रोजेक्ट दे रही है। तो भाई जब अडानी इतने ही करप्ट हैं तो क्यों उनको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? तो मामला यही है कि अडानी की जो कार्य करने की क्षमता है, जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन है, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि सभी उनके मुरीद हैं, दीवाने हैं, और सभी उनको काम देना चाहते हैं, सभी उनको काम देते हैं और काम अडानी करते हैं। इसलिए जो काम करता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म भी उसके प्रति रहता ही है। अडानी को तो मतलब इस पे मोदी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जनता मानने को ये स्वीकार नहीं है कि भाई अडानी के मुद्दे पे ये मोदी को हटा देंगे, जनता ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, अडानी को ज़रूर नुकसान हुआ। अडानी जो लगभग सबसे धनवान व्यक्तियों में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच गए थे, 1 नंबर पे भी कुछ समय के लिए थे, उनको बड़ा घाटा हुआ। अब उन्हें वहां पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। अडानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, जो अब उसकी फंडिंग में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। तो ये कांग्रेस का इसी तरह का चाल चरित्र हमेशा से रहा है कि देश को यदि आगे बढ़ रहे हैं कोई लोग तो उनको पीछे खींचने का काम। जैसे आप याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें जिस प्रकार से जियो को टारगेट किया गया, क्योंकि जियो जो कंपनी है वो 5G में उतर रही है और चाइना की हुआई कंपनी भी 5G को लेके उसकी कॉम्पिटिटर है। तो कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग चाइना वगैरह से कुछ ना कुछ देश विरोधी ताकतों से रहती है, तभी इनके सहम में सभी जो है जियो की कंपनियों को टारगेट किया गया। उसी प्रकार से कांग्रेस का एक और अभी जो चंद्रयान भेजा गया तो उसमें भी बातें निकल के आई किस प्रकार से कांग्रेस के कहने पे कांग्रेस ने जो है नंबी नारायणन जी को झूठे केस में फंसा के काफ़ी वर्षों तक जेल में रखा। यदि वो जेल में नहीं रखे गए रहते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती और चंद्रयान जो आज 2023 में छोड़ा जा रहा है, हो सकता है कि 2002 में ही छोड़ा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस की यही रही है कि देश को किसी तरह पीछे खींचो। अभी जो अडानी पे टारगेट कर रहे हैं और अभी जो नई समाचार प्राप्त हो रही कि अब आने वाले कुछ समय में भारत के जितने कॉरपोरेट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, शेयर मार्केट को टारगेट किया जाएगा। तो ये जो है देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर ही तो टारगेट हो रहा है, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर टारगेट हो रहा है। इससे किसको लाभ हो रहा है? चाइना को लाभ हो रहा है। जियो को नुकसान हो रहा है तो चाइना के हुआई को लाभ हो रहा है। तो ये देश को समझने की आवश्यकता है। और रही बात मुद्दे की, तो विपक्ष के पास अभी तक कोई जो है मुद्दा मिला नहीं है। राहुल गांधी अडानी पे लगे हुए हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। अन्य विपक्षी पार्टियों को देखें तो ममता बनर्जी स्वयं में परेशान है कि भाई अभिषेक बनर्जी को मत गिरफ्तार करो, उनको बचाने में लगी हुई हैं। बिहार में आए जाइए तो लालू प्रसाद यादव कभी भी जेल में जा सकते हैं, स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दे के बाहर आके बैडमिंटन लालू प्रसाद यादव खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन अपने में व्यस्त है। अरविंद केजरीवाल ये मानहानि के केस में फंसे हुए हैं, इनके 2 मंत्री जेल में हैं, ये भी किसी दिन भी जेल में जा सकते हैं। तमिलनाडु में भी उनके 2 मंत्री जेल में हैं। तो इस तरह से ये आपस में ही फंसे हुए हैं और इसी तरह की बात हो रही है। लेकिन लोकसभा का चुनाव यदि जीतना है किसी भी पार्टी को, कोई भी चाहता है प्रधानमंत्री बनने को, तो 2 जो राज्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार। उत्तर प्रदेश में से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और बिहार से 40 सीटें। और 2014 की आप बात कर लीजिए या 2019 की बात कर लीजिए, इन 120 सीटों में से 80 और 40 120 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो है 105 से लेके 110 सीटें तक जीतती रही है। और 14 में तो 113 सीटें एग्जैक्ट यदि फिगर पे तो 120 में से 113 सीटें जीत गई थी। तो जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का, उसमें से लगभग 100 से अधिक सीटें तो यूपी बिहार से ही बीजेपी जीत लेती है। तो विपक्ष की जो छटपटाहट है यहाँ पे भी है। और दूसरी तरफ बिहार में आप देखिए तो इन्होंने क्या उसकी काट निकाली है। मोदी जी का जो रथ चल पड़ा है उसको काटने के लिए इन लोगों ने काट ये निकाली है कि जाति का कार्ड खेलो। जैसे कि 90 के दशक में जब बीपी सिंह समझ गए कि बीजेपी जो हिंदुत्व के रथ पे निकली हुई है तो उसको रोकना जो है
लगभग असंभव है, बहुत कठिन है। तो उन्होंने मंडल का कार्ड खेला, तो ये चला कि कमंडल वर्सेस मंडल। तो यहाँ भी अब अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा है कि हम जाति का कार्ड खेलेंगे तो मोदी जी के जो रथ है उसको हम रोकने में सक्षम होंगे। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है और उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हो रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या करा रहे हैं, जातिगत जनगणना, जाति मतलब जाति जो थोड़ी बहुत जो दरारें हैं या जो भी थोड़ी बहुत खाई है उसको उभारने के लिए, जातिगत भावनाओं को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, उन्होंने गैंडे को छोड़ रखा है। वो गैंडा जो है रामचरितमानस पे प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास पे प्रश्न कर रहा है, ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, ये तो गैंडा कर रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, ये जितने भी ये लोग फेसबुक, ट्विटर और जहाँ जहाँ हैं, ये लोग सारे अपर कास्ट को गाली दे रहे हैं, केवल ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, क्षत्रियों को, बनियों को, सबको गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई ये ब्राह्मण जितने भी अपर कास्ट है उनको छोड़ देंगे तो ये पीडीए से सरकार बना लेंगे। पीडीए का इनका फुल फॉर्म होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। चूँकि 2022 में ओम प्रकाश राजभर इनके साथ चले गए थे पूर्वांचल में, और जो कुछ पिछड़े वोट थे जिसमें राजभर, मौर्य, शाक्य, ये सब जो है ये भी तब राजभर के, चूँकि वोट बैंक है तो राजभर के कारण समाजवादी पार्टी में गए, तो समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई और सबसे अधिक वोट शेयर पाने, मतलब अपने इतिहास में समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक वोट शेयर जो है कभी पाया है, तो ये 2022 के विधानसभा चुनाव में पाया था। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये जाति का कार्ड खेलेंगे। विधानसभा चुनाव में भी ये लोग यही कर रहे थे, जितने ब्राह्मण हैं, ठाकुर, सबको ये गाली ही दे रहे थे। तो इनको लग रहा है कि गाली दे देंगे तो हम जो है सरकार बना लेंगे, बीजेपी के रथ को रोक लेंगे, ऐसा अखिलेश यादव को लग रहा है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये बात कर रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें इनके साथ है कौन। पिछड़े में केवल यादव इनके साथ है, न राजभर इनके साथ है, न मौर्य इनके साथ है, न कुशवाहा इनके साथ है, न शाक्य इनके साथ है, न धोबी इनके साथ है, पासी इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ नहीं है। पिछड़े की जब ये बात करते हैं तो कोई भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जब ये मुख्यमंत्री थे, तब जब भर्तियां निकलती थी जो पिछड़ों का पूरा आरक्षण है वो खा लेते थे। और आरक्षण तो छोड़िए, मतलब अजीब तरह से कब्जा करते थे कि ये जो भर्तियां होती थी कि 83 में से 56 यादव भरे जाते थे। ये स्थिति थी उस समय समाजवादी पार्टी की, सब जगह यादव। अभी एक मैं आपको पोस्टर शेयर कर रहा हूँ, एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अभी इनका चल रहा था, उसमें पदाधिकारियों की भर्ती मतलब घोषणा की गई कि ये पदाधिकारी रहेंगे। आप नाम देख सकते हैं, क्या नाम है उनके, यादव 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 यादव। तो ये समाजवादी पार्टी का लक्षण है। तो ये कहाँ से पिछड़े इनके साथ आ जाएंगे, तो पिछड़े इनके साथ यादव के अलावा कोई भी नहीं है। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जो कि 2022 में इनके साथ गए थे, वो भी अब जो है बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो जो थोड़े बहुत उनके जो वोट थे वो भी इनके साथ आ जाएंगे, मतलब बीजेपी के साथ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, योगी जी के बारे में जिस प्रकार के भ्रम फैलाए गए कि भाई ये जातिगत राजनीति करते हैं, अपनी जाति को लेके चलते हैं, और मीडिया में इस तरह की बातें फैलाई गई और चला भी, और हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी। लेकिन अब जो है योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब जो उनके मिजाज है बदले बदले लग रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अभी उनका अभी कुछ दिन पहले एक आदेश था कि जो जितने लोग अपने गाड़ियों पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, चमार, मुस्लिम 786 इस तरह से लिख के घूमते हैं, उन सबको हटाइए। तो ये योगी जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो जातिगत अभिमान है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये जो अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि अभी भी उस तरह की चीज़ें होंगी। और दूसरी बात, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है और चेहरा है नरेंद्र मोदी। ओबीसी को यदि आप अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी चेहरा कौन है पूरे भारत में? कोई नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं सभी को मिली हैं, दलितों को मिली है, उनके घर बने हैं, उनको अनाज मिल रहा है, शौचालय, ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े स्तर पे गरीबों को लाभ दिया गया हो। तो ये पिछड़े तो अखिलेश यादव के साथ जाने से हैं। यादव भी इनके साथ 70-75% है, 25% इधर ही रहते हैं, और लोकसभा चुनाव में तो 30-35% और अधिक आ जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में जान रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, तो इसलिए लोकसभा में और अधिक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं दलितों की।
दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आक्रामक इनका रवैया रहता है, इनके समर्थकों का जो रवैया रहता है, हम लोग भी जब कभी ग्राउंड रिपोर्ट्स करने जाते हैं तो जो इनके समर्थक होते हैं इतनी अभद्रता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कैमरे के सामने, तो समझ लीजिए जहाँ इनका गांव है, जहाँ इनका प्रभाव क्षेत्र होगा, तो जो वहाँ पे कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई कमज़ोर समाज है, तो उसके साथ एक किस तरह से पेश आते हैं। और इसकी वानगी अखिलेश के शासन में सभी ने देखी है, और उसी से पीड़ित होकर लोग इतना उनसे पीड़ित हो गए अखिलेश यादव से कि 303 सीटें विधानसभा में बीजेपी को दी थी। और रही बात अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक जरूर समाजवादी पार्टी के साथ रह सकता है, या फिर अल्पसंख्यक हर उसके साथ रहेगा जो एंटी बीजेपी है, जिसको जो भी बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा अल्पसंख्यक उसके साथ जाता है। वो अखिलेश यादव की बपौती नहीं है, जो भी हराएगा। अखिलेश यादव के साथ सहानुभूति कुछ इसलिए थी उनकी, क्योंकि उनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, तो उनको लगता था कि नहीं ये तो बड़े ही तैसी हैं, मुसलमानों के मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, टोपी पहनते थे, इफ्तार वगैरह करते रहते थे। फिर अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उनका जो रोल रहा, आजम खान को जिस प्रकार से खुली छूट दी, मुसलमानों को जिस प्रकार से पक्ष लिया गया, तो इसलिए मिलता था। लेकिन अब जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें यह था कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी को, इसलिए सभी मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को चले गए। बीएसपी का जो वोट था वो लगभग मुसलमान वहाँ छोड़ के चले गए वो समाजवादी पार्टी में, तो वो उनका वोट शेयर बढ़ गया। लेकिन जो मुसलमान हैं वो यही देखते हैं कि बीजेपी को हरा कौन सकता है, वो उसी को वोट करते हैं। और जब से कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, और अजय राय जो है ग्राउंड पे जाके जब काम करेंगे, जमीनी नेता हैं, तो वो जब ग्राउंड पे काम करेंगे और जितना कांग्रेस बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में उतना समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरी बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे चेहरा कौन है, कांग्रेस ही है। सबसे बड़ी पार्टी तो विपक्ष में कांग्रेस ही है, राहुल गांधी का ही चेहरा हो गया। अभी सुनने में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ सकता है, तो उनको वोट जाएगा। तो जब वहाँ मुसलमानों का वोट चल जाएगा कांग्रेस को, यादवों का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, और समाजवादी पार्टी का तो ये वोट बटेगा ही। तो मुझे जो लग रहा है कि इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं 80 की 80 सीटें ना जीत जाए, क्योंकि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और सभी उनके परिवारजनों ने जीती थी। जैसे आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से डिम्पल यादव, फिर धर्मेंद्र यादव कहीं से जीते थे, फिर उधरी सिकोहाबाद वगैरह, मतलब जो पूरा उधर एरिया है वो सभी इनके परिवार के ही थे, मतलब कोई भतीजा है, कोई चाचा है, इसी तरह से जीती थे। और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, एक सोनिया गांधी की थी, एक राहुल गांधी की। मतलब ये जितनी भी सीटें 7 सीटें लेके गए थे सभी, और जो 73 सीटें थी बीजेपी और उसके गठबंधन अपना दल ने 73 सीटें जीत ली थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का जो गठबंधन होता है, सबसे बड़ा गठबंधन होता है, तब भी बीजेपी जो 65 पे तो ले ही आती है, 15 सीटें ये लोग लेके जाते हैं। तो ये स्थिति है मतलब उत्तर प्रदेश में। तो इस बार यदि कोई वो नहीं होना चाहिए कि बीजेपी जो है यदि 80 की 80 सीटें जीत ली। और दूसरी बात देखिए, अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे पीडीए लेके, हम सभी को साथ नहीं लेंगे, ब्राह्मणों को अलग कर देंगे, ठाकुरों को अलग कर देंगे, उनको गालियां देंगे और हम सरकार बना लेंगे। तो अखिलेश यादव को भारत का, उत्तर प्रदेश का इतिहास भी जानना चाहिए कि आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे मुलायम सिंह यादव की हो, चाहे मायावती को हो, या चाहे बीजेपी की हो, कि जो एक ही जाति को लेके चले और सरकार बना ले। एक ही जाति की राजनीति करना अलग बात है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो सभी का समर्थन चाहिए होता है। अब जैसे मायावती को ले लीजिए, मायावती दलितों की राजनीति करती रही है जीवन भर, लेकिन शुरू में जो 3 बार मायावती ने सरकार बनाई है वो बीजेपी के समर्थन से बनाई है। चौथी बार उन्होंने जब सरकार बनाई है तो उन्होंने सबको साथ लेके चला, तब उनकी सरकार बनाई। तब उन्होंने नारा दिया था मायावती ने कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सभी को वो समाहित करते हुए सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की, तब जाके मायावती की सरकार 4 बार बनी, 3 बार बीजेपी का समर्थन रहा। उसी तरह मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। पहली बार उनकी सरकार बनी जब वो जनता दल में थे, वीपी सिंह की जनता दल थी, कांग्रेस का समर्थन था, तो अपनी जो राजनीति वो करते थे जाति की वो अलग, फिर कांग्रेस का भी समर्थन हो गया। दूसरी बार जब उनकी सरकार बनी तो मायावती ने उनको समर्थन दिया था, तो दलित वोट बैंक उनके पास नहीं था, उसका समर्थन मिल गया। तीसरी बार जब इनकी सरकार बनती है
मुलायम सिंह यादव की 2003 में या 2002 में, तो उसको बीजेपी का समर्थन रहता है। और जितने ये चाहे अमर सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे राजा अरिदमन सिंह हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे आपके हरि मतलब जितने भी इनके नेता रहते हैं, चाहे फिर आप देखिए बृजभूषण तिवारी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, मतलब हरिशंकर तिवारी और मतलब अभय सिंह, इस तरह के लोगों ने समर्थन देके मुलायम सिंह की सरकार बनाई। और समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई है उसमें जिन लोगों का योगदान रहा है, चाहे वो जनेश्वर मिश्र हो, चाहे राजा राम पांडे, बृजभूषण तिवारी, इन लोगों का पूरा योगदान रहा, तब जाके समाजवादी पार्टी बनी थी। लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है कि केवल जो है पीडीए के आधार पे वो सरकार बना लेंगे। और अखिलेश यादव कह भी चुके हैं कि हमारा जो प्रमुख एम है वो लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं, विधानसभा को लेकर। तो विधानसभा में भी यदि आपको सरकार बनानी है तो सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, तब आप सरकार नहीं तो नहीं बना पाएंगे। जाति की राजनीति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल अखिलेश यादव या यही लोग कर रहे हैं, सब करते हैं, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी पॉजिटिव वे में कर रही है। वो समाज को तोड़ने के लिए नहीं कर रही, जोड़ने के लिए कर रही है। ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषण हो रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, मतलब क्या नहीं कह रहे हैं वो, कि तुलसीदास को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इवन इनकी पार्टी तक में बगावत हो गई। ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में अच्छी नेता थी, उन्होंने पार्टी लगभग छोड़ ही दी है। एक रोली तिवारी थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अयोध्या से इनके पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे पवन पांडे, तेज प्रताप पांडे भी कहते हैं उनको, उन्होंने भी विरोध किया है। और अभी लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं में असंतोष उत्पन्न हो रहा है कि क्या केवल यादवों की पार्टी रह जाएगी समाजवादी पार्टी, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों का कोई सम्मान नहीं होगा। जिस प्रकार से ये एक दिन कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था इनकी पार्टी के मीडिया IT सेल से, अभी उसे हटा दिया। सीधा सीधा लिखा गया था कि जो बीजेपी है केवल ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की राजनीति करती है, और मतलब एक अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें किया गया था। तो जो भी आत्मसम्मानी अपर कास्ट के लोग होंगे समाजवादी पार्टी में, उनको कैसा लगेगा, वो पार्टी छोड़ देंगे। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें हालत बिल्कुल इनकी खराब हो जाएगी। अखिलेश यादव ये समझने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव कोई ग्राउंड पे तो इनकी कोई राजनीति है नहीं, कोई अनुभव नहीं है, जमीन पे निकले नहीं। इनके पिताजी ने जो पूरा पराक्रम किया, परिश्रम किया, ये 38 साल के थे, 37 साल के थे, तभी इन्हें उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना दिया। और ये कभी ग्राउंड पे गए नहीं। अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने तब से समाजवादी पार्टी का बंटाधारी हो रहा है। 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं और बुरी हार होती है। फिर आइए 2017 में भी सरकार ही इनकी चली जाती, योगी जी आ जाते हैं। 2019 में भी बुरी हार होती है, 2022 में भी हारते हैं। तो तब से ये हार ही रही हैं, कोई भी इनको बुद्धि नहीं, पता नहीं कौन इनके मतलब कि मार्गदर्शक मंडल में है, कौन इनको ऐसी बुद्धि दे रहा है। जितने भी पार्टियां रही हैं आज तक का मतलब इतिहास है कि आपका मार्गदर्शक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, उसमें आपको जाति नहीं देखनी चाहिए। चाहे मायावती ही दलितों की राजनीति करती रही, लेकिन उनके मार्गदर्शक सतीश चंद्र मिश्रा रहे। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, मार्गदर्शक उनके जनेश्वर मिश्रा रहे। बाद में अमर सिंह हुए। उधर चले जाइए मुसलमानों में तो आजम खान रहे। तो मतलब बौद्धिक लोगों को संरक्षण देना, उनका सम्मान करना ये आवश्यक होता है। केवल जाति के आधार पे कि जाति है तो उससे नहीं होगा। जो भी बुद्धिमान है, जिस भी जाति में है, अभी तक जो अधिक बुद्धिमान लोग मिलेंगे वो अपर कास्ट में ही मिलेंगे, इसलिए इनका इतना सम्मान होता है। जब सभी उतने आगे आ जाएंगे तो फिर हो सकता है, लेकिन अभी जो अधिक बुद्धिमान आप पाएंगे तो अपर कास्ट में ही पाएंगे। इसमें कोई मैं जाति वाली बात नहीं, ये सच्चाई है समाज की, क्योंकि इन्होंने बुद्धि पे हमेशा से बल दिया है, उस पर ज़्यादा फोकस किया है, तो वो रहेंगे ही। अखिलेश यादव केवल तोड़ने की बात कर रहे हैं कि तोड़ दो, उनको ये नहीं पता है कि ब्राह्मणों को यदि आप तोड़ेंगे, क्षत्रियों को तोड़ेंगे तो आपका कितना बड़ा उससे नुकसान हो जाएगा। और जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय है वो भी विदेश से तो आए नहीं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। और सभी के आपस में जो काम है इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। गांव का समाज ऐसा नहीं है जो ये बौद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और अखिलेश यादव उनको जो है और सम्मान देके और प्रमोट कर रहे हैं उनको।
गांव में देखिए, जहाँ भी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करते हैं तो फल फूल की दुकानें कौन लगाता है? वो क्या एक ही जाति के होते हैं क्या? उसके बाद जो है, जो दिया हुआ जलाना है तो कुम्हार उसका दिया बनाता है। शिवलिंग पे दूध ब्राह्मण यदि चढ़वा रहा है तो दूध कौन देता है? तो इस प्रकार से हर लोग आपस में इंटर रिलेटेड हैं। समाज को तोड़ने की बात जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो उनको बैकफायर कर जाएगा। चाहे वो देखिए, अब बनारस में यदि देखिए, जो बोलबम होता है या जो कांवड़ यात्रा निकालती है, कौन निकालता है? या फिर जो भी 84 कोसी परिक्रमाएं वगैरह होती हैं, सब कुछ तो सभी जातियां आपस में मिली जुली हैं। और आप हिंदू धर्म पे ही सीधा आघात कर रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव उनको बढ़ावा देते हैं, जो उनके विरुद्ध बोलते हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है समाजवादी पार्टी में। बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी उसको पॉजिटिव वे में कर रही है। अब जैसे बीजेपी कैसे कर रही है, बीजेपी ने दलित को राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा ओबीसी के हैं ही। इनके मंत्रिमंडल में कई सारे ब्राह्मण चेहरे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अन्य जातियों के भी, सब क्षत्रियों के भी, अन्य जातियों के सभी, सब अच्छे से मिलजुल के काम करें। तोड़ने की बात नहीं हो रही है। तो जब भी यदि आपको सत्ता में भी रहना, तो मिलजुल के ही सबको साथ लेके चलेंगे, तभी सरकार बनती है। लेकिन इतना डिस्परेट हो गए हैं, इनको लग रहा है कि केवल मुसलमानों को ले लीजिए और केवल ओबीसी को ले लीजिए और सरकार बन जाएगी, बाकी लोग को छोड़ देंगे तो सरकार बन जाएगी आपकी। मुगालते में है। अखिलेश यादव जितना बड़ा नुकसान पार्टी का कर रहे हैं, वो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी गए हैं, तीसरी बार भी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। और अखिलेश यादव लगातार हारें, कितनी हार झेलेंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक दिन। और जिस प्रकार से मोदी जी ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं, वंशवाद पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये एकदम समाप्त हो जाए, केवल फिर बीजेपी ही बीजेपी रहे पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। आप सभी की क्या राय है? ये जो समाज को तोड़ने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, लगातार कोई राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमान असुरक्षित है, जबकि तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि हिंदू छात्र पीटे जा रहे हैं। कोई राम, जय श्री राम लिख दे रहा है तो पीट रहा है, कोई तिलक लगा के जा रहा है तो पीट रहा है, कोई कड़ा पहन के जा रहा है तो पीट दे रहे हैं। तो हम मुजफ्फरनगर में एक हल्की सी थोड़ी सी घटना हो गई, 5 का पहाड़ा नहीं याद किया था तब पीट दिए, तो उनको बोला कि नहीं मुस्लिम है इसलिए पीटा। उसके मैंने फैक्ट चेक किया था, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो इस तरह से समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इन पे आपकी क्या राय है? और क्या लग रहा है कि 2024 में ये जो कार्ड खेल रहे हैं जाति का, वो सफल होगा क्या? कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ से सहयोग कर सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।